अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो चाहत और मोहब्बत करने वालों की ये खूबसूरत दास्तान है। वो तो वालिदैन के दिल का करार थी, खुद एतमादी जिसका जोहर थी, मगर हर चीज़ की हद उसने मुकर्रर की हुई थी। हद से बाहर न कभी निकली और न ही किसी को बढ़ने की इजाज़त दी। इसी असूले ज़िंदगी ने उसे दूसरी लड़कियों से मुनफरिद बना दिया था। शाह ताबिश अपने बेड पर दराज अगले रोज़ के लेक्चर की तैयारी में मसरूफ़ थे। दफतन उसके जहन के दरीचों पर एक मिसले आफताब चेहरा ज़ू फिशा हुआ, कोमल ज़का और रहमान। क्या वो वाकई इस कदर हसीन और ज़हीन है कि? शाह ताबिश ने बुक बंद करके सोचा। तुम्हारा ये पेशा तो नहीं है ताबिश कि तुम अपने इतने अहम काम को छोड़कर एक आम सी लड़की के मुतल्लिक सोचने लगो, जो गैर मुल्की स्कॉलर्स के साथ निहायत खूबसूरत ठहरे ठहरे लहजे में इंग्लिश बोलती दिखाई देती है, जिसके पीछे अक्सर ही नौजवान पड़े दिखाई देते हैं, मगर वो उनको दरखोर इतना नहीं जानती और अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करती। हर किसी से बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में मिलती है। हाँ, अलबत्ता ऐसा ज़रूर है कि वो मेरी क्लास में अक्सर ही नर्वस हो जाती है और क्लास अटेंड करते हुए अपना हसीन चेहरा किताब की ओट में छुपाने की सही करती है। रियाजी का खुश्क मज़मून पढ़ाते हुए भी मुझे बोरियत का एहसास नहीं होता, बल्कि भरपूर लुत्फ़ का एहसास होता है। खुशबुएं सी चारों तरफ रक्स करने लगती हैं और जो बड़े ही गैर महसूस तरीके से मेरे दिल पर अपने कदम जमा चुकी है। कोमल ज़का और रहमान कभी एक आम सी लड़की नहीं हो सकती। शाह ताबिश के दिल पर कभी भी किसी आम सी लड़की के कदमों की आहट सुनाई नहीं दे सकती। चलो खास ही सही, थक हार कर शाह ताबिश ने खुद से एतराफ़ किया। लेकिन तुम इस रास्ते पर क्यों चल पड़े हो ताबिश, जिस पर 2 कदम भी चलना तुम्हारे लिए मुमकिन ना था? तुम जो अपनी तमाम तर शख्सियत समेत इतने मुनफरिद थे। तुम्हारी ज़रा सी लग़ज़िश ने तुम्हारी हर खसूसियत को ख़त्म करके रख दिया है। उन्होंने नहायत दुख से बॉल पॉइंट और बुक नज़दीकी टेबल पर धर दी। चलो ये चोटी भी सर कर देखें, शायद दिल का करार मिल जाए। उन्होंने मुस्तरिब दिल को समझाते हुए खुद से ही कहा और सोने के लिए लाइट ऑफ कर दी। यूनिवर्सिटी में तकरीरी मुकाबला था, जिसमें सब डिपार्टमेंट्स के तालिबा और तालिबात हिस्सा ले रहे थे। एक से एक मलबूस दिखाई पड़ता था, कीमती, दीदा ज़ेब और हुस्न में 4 चांद लगा देने वाले। लड़कियां अपनी जगह मलिकाए हुस्न बनने की सही में मसरूफ़ थीं, तो लड़के हीरो समझते हुए। शाह ताबिश ने साथी प्रोफेसर के हल्के में बैठे बैठे तायराना निगाहों से महफिल के रंग का जायजा लिया। लड़कियों के दरमियान में खड़ी ग्रीन सादा लिबास में चांद की मानिक दमक रही थी। सलीके से दुपट्टा सर्व शानों पर फैलाए इंतहाई मुकद्दस लगी। तुम इतनी मुनफरिद क्यों हो कोमल ज़का और रहमान कि मुझसा खुश्क बंदा भी तुम्हारा तमन्नाई बन गया। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, फिर यके बाद दीगरे लड़के लड़कियां आते गए और अपना टॉपिक बयान करते गए। शाह ताबिश तो बस उसे सोच रहे थे जो दिल की मकीन बन चुकी थी। हैरत का एक झटका तो जब लगा जब उन्होंने माइक नरमो नाजुक सी कोमल के हाथों में देखा। वो यकटिक देखते रहे। वो मंशियात एक लानत है पर तकरीर कर रही थी। लफ्ज़ों का मुनासिब चुनाव, आवाज़ का तवाज़ुन, और फिर कोमल तालियों की गूंज में फर्स्ट प्राइज़ लेकर उतरी तो शाह ताबिश की मदहोशियों को होश आ गया। वो स्टेज से उतर कर तारों के झुरमुट में जा चुकी थी और ताबिश गहरी सांस लेकर रह गए। उस रात वो बहुत देर तलक जागते रहे। फिर जब क्लॉक ने 11 बजाए तो उन्होंने चौंक कर वक्त देखा। यूनिवर्सिटी से आकर अब तक वो बेडरूम में तन्हा थे। भाभी भैया अपने बेडरूम में जा चुके थे, माँ अपने कमरे में थी और मुलाजमा के बाद भाभी और अम्मा जी खाने के लिए बुलाने आई थी, मगर उसने भूख ना होने का बहाना तराश लिया था। क्या खूब बात है शाह ताबिश, तुम अपने मर्तबे और खुददारी में दिल की बात शायद ही लबों तक ला सको, और वो भी कभी अस खुद तुम्हारे सामने ना झुकेगी। बेहतर यही है कि जहाँ तक पहुँच चुके हो वहीं से लौट जाओ। शाह ताबिश, ये राहें तुम्हारी तरह की गंभीर, खुददार और संजीदा शख्सियत के लिए मौजू नहीं है कि तुम अपनी एक प्यारी सी शागिर्द के लिए ऐसे जज्बात लेकर सोचते हो। शाह ताबिश ने अपने दिल को भटकते हुए देखकर तंबीह की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। बेकुली बढ़ती ही रही। बड़ी देर तक लिबास तब्दील किए बिना वो ख्वाबगाह से मुल्हिक गैलरी में टहलते रहे। फिर ना जाने क्या जुनून सवार हुआ कि अपने बेडरूम में आकर रिसीवर उठाया और हॉस्टल का नंबर मिलाने लगे। फ़ोन हॉस्टल की किसी मुंतजिमा ने रिसीव किया था।
دیکھیے ذرا انٹرنیشنل ریلیشنز فائنل کی طوبہ حمید کو بلا دیں. ان کا روم نمبر سر؟ مجھے تو روم نمبر نہیں معلوم. اچھا تو اپنا نام بتا دیں. شاتابش. اوکے ہولڈ آن. اور وہ بے چینی سے ریسیور کو پلٹ کر دیکھنے لگے. طوبہ حمید ان کی فرسٹ کزن تھی. وہ فون پر آئی تو انہوں نے ریاضی کی کومل ذکاء الرحمان کا فون نمبر اس سے مانگا. طوبہ شاتابش کی چچا زاد تھی تو کومل کی بہترین سہیلی بھی تھی. تھوڑی سی بات چیت ہونے پر اس نے شاتابش کو اس کا نمبر دے دیا اور رات کے 12 بجے وہ نہایت بے تابی سے کومل کا فون ڈائل کر رہے تھے. ہیلو. خوابیدہ سی آواز شاتابش کے حواس بکھیر گئی. او آپ مس کومل ذکاء الرحمان ہیں؟ میں شاتابش بول رہا ہوں. شاتابش؟ خود اعتماد سی کومل کی آواز کپ کپا سی گئی. دل میں ناگوار سی دھڑکنیں خوشی میں بدل گئیں. دل کچھ اس قدر بے اختیار ہو کر دھڑکا کہ ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے. حسین چہرہ مسرت کی فراوانی سے لال ہو گیا اور سماعت میں سیٹی سی بجنے لگی. مس کومل. آخر کار ان کی حیات افزا آواز سماعت سے ٹکرائی تو یوں محسوس ہوا جیسے دل میں اترتی چلی گئی. یس سر. فرسٹ پرائز جیتنے پر مبارکباد قبول کریں. آپ کی اس خوبی کا تو آج ہی پتہ چلا. بہت اچھا خوبصورت بولتی ہیں آپ. شکریہ سر، لیکن شاید آپ نے خیال نہیں کیا کہ 12:20 ہوئے ہیں. شاتابش اس کے لہجے اور انداز سے ذرا خائف ہوئے، پھر سنبھل کر بولے. استاد تو نہیں مگر میں آپ پر حق ضرور رکھتا ہوں کہ وقت بے وقت ٹیلی فون کر سکوں. ان کے لہجے میں ازلی خود اعتمادی بلکہ دھونس تھی. وہ اپنی مسکان پر قابو نہ پا سکی. گو کہ ٹیلی فون پر کون سا شاتابش نے دیکھنا تھا. اور اس لیے کومل کہ میں نے تمہیں حاصل زیست بنا لیا ہے. میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں. شاتابش نے بہت ہی خوبصورت انگریزی میں یہ بات کہی تو ریسیور کومل کے ہاتھوں میں کام کیا. کچھ پل بیتے جیسے وہ سانس لینا بھی بھول گئی. ہیلو کومل، آپ سن رہی ہیں نا؟ ہاں. جو باتیں میں تمہارے روبرو کہنے کی اپنے اندر ہمت نہ پاتا تھا، بہت مجبور ہو کر وہ مجھے فون پر کرنا پڑ رہی ہیں. کومل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگیں. آپ بولتی کیوں نہیں؟ کیا بہت ناگوار گزر رہی ہیں میری باتیں؟ سر، وہ اسی قدر کہہ سکی. صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ مجھے تم سے سخت نفرت ہے تابش؟ شاتابش، وہ کانپتی آواز میں بولی. کیوں؟ یہی بات ہے نا. خدا را مجھے اتنی کڑی آزمائش میں نہ ڈالیے تابش. اس کے لہجے میں ایک مجبور کسی عاجزی تھی. بس اتنا کہہ دو کہ تمہیں میرا ساتھ قبول ہے ہی نہیں. کیا آپ بن کہے نہیں جان سکتے؟ اس کے لہجے کی جھجک تابش کے من میں خوشی بن کر اتر گئی. اوہ کومل، تم نے مجھے پورے جہان کی مسرتیں بخش دیں. اب میں سکون سے سو سکتا ہوں. ہاں شاتابش، تمہیں بھلا رد کر کے میں خود بھی کب خوش رہ سکتی تھی. کومل نے ہولے سے کہہ کر ریسیور رکھ دیا. تو تم نے اس راز کو زبان دے ہی ڈالی شاتابش، جو میں عرصے سے تمہاری براؤن آنکھوں میں کوندے کی مانند چمکتے دیکھتی آ رہی تھی. ان پرکشش آنکھوں سے بچنے کے لیے تو میں نے ہمیشہ تمہاری کلاسز میں اپنی نگاہوں کو کتاب پر اور چہرے کو حتی المقدور کتاب کی اوٹ میں چھپانے کی صحیح کیے رکھی. تم سے حد درجہ خائف ہی رہی کہ کبھی تم اس راز کو مجھ پر آشکار نہ کرو. اور اب تو تم نے حد کر دی شاتابش کہ ایک اتنی گہری، اتنی اہم اور اتنی بڑی بات اس قدر آسانی سے کہہ دی. خیر، ادھر بھی عالم تو بڑے عرصے سے یہی ہے. جذبات اتنے ہی اس من میں بھی ہمکتے ہیں، مچلتے ہیں. تمہاری شبی آنکھوں کی پتلیوں میں اس طرح منجمد ہو چکی ہے کہ دوسرا عکس ٹھہر ہی نہیں سکتا. اور اسی جذبے کی طاقت نے مجھ سے یہ اقرار بھی کرا ہی ڈالا ہے کہ میں تمہیں رد نہیں کر سکتی. کومل نے نرم اور نازک تکیہ سینے سے بھینچتے ہوئے اضطراری انداز میں کہا اور میٹھے میٹھے سپنے رات بھر اس کی پلکوں تلے سائے بنتے رہے. 3 روز تک کومل بخار میں جلتی رہی. نہ جانے موسم کا اتنا شدید اثر تھا یا مسلسل سوچ بچار نے یہ عالم کر دیا تھا. ڈاکٹر نے چیک بھی کیا تھا اور اس کی والدہ بڑی محبت سے اسے کڑوی کسیلی دوائیاں بھی ٹائم سے کھلا رہی تھیں. وہ مزے سے چھٹی کیے پڑی تھی کہ سپہر کے وقت طوبہ حمید کی آمد نے اسے تکیوں کے سہارے بیٹھنے پر مجبور کر دیا. کیا حال ہے کومل تمہارا؟ اس نے اس کی پیشانی پر محبت سے ہاتھ دھرا. ٹھیک ہوں یار. یہ بخار کو کیوں دعوت دے ڈالی؟ کیا شاہو بھیا کے جذبے اتنے گرم ہیں؟ اس نے سرگوشی کی. ہلکا سا تبسم اس کے لبوں پر مچلا. کون شاہو؟ اوہو، اب یہ بھی بتانا پڑے گا. ہم اس میدان کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں کومل جی.
तूबा ने शरारत से कहा। शाह ताबिश मेरे फर्स्ट कज़न ठहरे। उनका राज सबसे पहले बंदी नहीं जाना था जब रात के 12 बजे जनाब का टेलीफोन नंबर मांगा जा रहा था। वो तो बड़ा ज़रूरी काम था उन्हें मुझसे। हाँ भाई, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, मगर याद रखना कोमल बीबी, आपको इस सफ़र मोहब्बत में साहिल मुराद तक पहुंचने के लिए बंदी का सहारा लाजमन लेना पड़ेगा। और कोमल के चेहरे पर एक बेसाख्ता फूटने वाली हया आलूद मुस्कान ने तूबा के शुभात पर यकीन की मोहर सब्त कर दी। उसे भी वाकई एक राजदार की सख्त ज़रूरत थी, और तूबा सी मुखलिस दोस्त से वो कब तक ये गहरा राज छुपा सकती थी। और उसने थोड़ी देर बाद ही इस राज में उसे शरीक कर डाला था और जी का बोझ हल्का हो गया था। तभी तो सुबह तक भली चंगी हो चुकी थी। अब मैं मजीद अदाओं को बर्दाश्त न कर सकूंगा। शाह ताबिश ने अपने जज्बों से घबरा कर सोचा, हद हो गई जहालत की। इस कदर शर्माना और कतराना यूं मालूम होता है जैसे ताज़ा ताज़ा किसी गांव से वारिद हुई हो। और तब वो एकदम ही स्टाफ रूम से उठकर बाहर चले आए। चंद रोज से यूनियन के अफराद और दूसरी पार्टी के अफराद के माबैन झगड़ों की वजह से बेशतर तलबा नहीं आ रहे थे। पढ़ाई भी तकरीबन ना होने के बराबर थी। कोमल लाइब्रेरी रूम में तूबा के हमरा खड़ी शेल्फ से मतलूबा बुक्स निकाल रही थी कि शाह ताबिश की अचानक आमद और गैर मतवक्का फौजदारी किस्म के हुक्म पर वो इतनी बौखलाई कि किताबें हाथ से छुटकर फर्श पर जा पड़ी, मगर उन्होंने ज़रा सा भी नोटिस ना लिया। तूबा, ये मेरे हमरा सिर्फ 1 घंटे के लिए जा रही हैं। यही जुमला था जिसने कोमल को बौखला कर रख दिया था। यूनिवर्सिटी टाइम ऑफ हो जाने से पहले हम आ जाते हैं। पूछ ले शाहू भैया। तूबा ने सहमी सी खड़ी कोमल की जानिब इशारा किया। कोमल को एक सानिये के लिए भी निगाह मिलाना मुहाल लगा। शाह ताबिश अपनी सुनहरी सुनहरी आंखों को लोद देते जज्बों से सजाए खड़े थे। कैसी वारफ्ता सी लपक थी कि जिसे देखते ही सब कुछ जल जाएगा। उसके दिल की बेतरतीब धड़कनें झुनझुना कर रह गई। चली जाओ, शायद शाह भैया कोई खास बात कहना चाहते हैं। तूबा ने मुश्किल आसान करने की कोशिश की। आइए। उन्होंने खुद ही नजरें कतराकर उसे चलने की पेशकश की। दिल में उठती तूफानी सी लहरें बड़ी सरकश होती जा रही थीं। आवाज में भी अरताश था, जाने क्यों वो इनकार न कर सकी। बेहद खामोशी और ताबेदारी के साथ वो बाहर निकल आई और उनकी कार में आन बैठी। दूसरों की निगाहों में आने का अंदेशा था, शायद इसलिए भी उसने चादर बड़े सलीके से लपेट ली, बल्कि सिर्फ आंखें खुली थीं। अब कोमल को बहैसियत कोमल शनाख्त करना मुश्किल था। कहाँ चलें? जहाँ आपका दिल चाहे, जहाँ तलक में ले जाना चाहूँ, आप वहाँ तक मेरे साथ चल सकेंगी? वो आज यहाँ काफ़ी रश है ना, छुट्टी का दिन भी नहीं है। उसने इर्द गिर्द फैली सड़कों पर चहल पहल देखकर कहा। कोमल, आपकी बातों से तो जाहिर होता है कि थोड़ी दूर भी साथ ना दे सकेंगी। कोमल के जवाब पर वो भुजकर बोले। निगाहें मिली तो कोमल के हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट का चश्मा फूट निकला, मगर उसकी दिलनवाज मुस्कुराहट ने शाह ताबिश को बेकल कर दिया। तुमने मुझे ये कैसी सजा दे रखी है कोमल, किस आजमाइश में डाल दिया है? तुम्हारी ये गूंगी अदाएं यकीनन मुझे पागल करके रख देंगी। तुम क्या जानो कोमल, तुम्हारी संगत में ये दुनिया कितनी हसीन लगती है। तुम्हारी कुर्बत ने मेरे अंधेरे दिल में चरागा सा कर दिया है। जिंदगी में ये पहला मौका है कोमल, जो मैं खुद को इतना मसहूर महसूस कर रहा हूँ, वरना तुमसे पहले ये दुनिया, ये रंगो नूर की वसी कायनात मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। उन्होंने उसके बेतहाशा खूबसूरत गर्म गर्म हाथ को बड़ी अकीदत और एहतराम से अपने कवि हाथों में लेकर कहा। तभी मरमरी हाथों पर मरकूज उसकी लरसती हुई पलकों से कुछ गर्म गर्म कतरे उनके हाथ की पुश्त पर टपक पड़े तो उनका सफीना दिल तहे आब होने लगा। कुछ तो बोलिए कोमल, कोई एतराफ का नन्हा सा लम्हा, कीमती नादिर तोहफा ही मुझे दे डालिए। शाह ताबिश, शायद आप मेरी हया को आजमा रहे हैं, वरना जो कदम यूनिवर्सिटी की हदूद फलांग कर पहली मर्तबा आपके हमरा निकले हैं, वो गवाह हैं कि मेरे मन में क्या है। उसके लहजे में रिक्कत की आमेजिश थी। उन्होंने निकाहों ही निकाहों में उसकी बलाएं लीं और यूं वो अब तक उनसे बची बची कतराई और बेगाना सी रहने की कोशिश करती थी। अपनी सारी बुज़दिली, अपनी रवायात, अना और खुददारी भुलाकर उनके सामने अपना दिल हार बैठी और वो चंद घंटे उनकी ज़िंदगी का हसीन तरीन बाप बन गए। वो कदम जो यूनिवर्सिटी के अहाते से कभी बाहर अकेले ना निकले थे, घर और तदरीसगाह या कभी कभार आउटिंग के लिए जाना तो तब भी अपने ही किसी अजीज की हमराही में।
वही कोमल जो हया को संभाले रखना जानती थी। मोहब्बत ने उसे निडर बना डाला था। वो शाह ताबिश के हमरा किसी न किसी गार्डन में या फिर साहिल समंदर पर यूनिवर्सिटी टाइम में ही जाने लगी। वो दिल की बेताबियों बेकरारियों का इकरार करते रहते और वो निगाहें मनाजिर पर टिकाए सुनती रहती और कभी कभी उनके इसरार पर इकरार करती, मोहब्बत की तजदीद करती और यूं साथ निभाने के वादे पुख्तगी की हदूद में दाखिल होते चले गए। तूबा हमीद उन दोनों की राजदार थी। धूप इंतहाई तेज़ थी मगर दिसंबर की सर्दी में ये तेज़ी बड़ी पुरलुत्फ लगा करती है। सो किताबें घास पर धरे तूबा हमीद और कोमल ज़काउर रहमान खुशगपियों में महव थीं। कोमल का सुनहरा रंग तमतमा रहा था और वो हंस हंस कर तूबा को बता रही थी, कल ही तो शाह ताबिश और वो 2 घंटे एक कुंजे इश्क में गुजार कर आए थे। तूबा ने आहिस्तगी से उसे एहसास दिलाया, कोमल मैं मानती हूँ तुम दोनों अपने जज्बों में सच्चे हो, मगर प्यारी दोस्त फिर भी पासबाने अकल हमरा रहे। तुम्हारा फाइनल ईयर है और सिर्फ चंद माह बाद एग्ज़ाम्स भी हैं। बेहतर है कि अब इश्क का कारोबार धीमा करके पढ़ाई पर तवज्जो करो, क्योंकि शाह ताबिश जैसे बंदे के संग बहुत ज़हीन लड़की ही सजती है। और अगर तुम अकल इन्हीं सैर सपाटों पर लगाती रही और तसव्वुर जाना किए बैठी रही तो हिंसों का खेल तुम्हें मात दे जाएगा। मार्कशीट पर ध्यान दो। तूबा की प्यार भरी सरंजिश पर उसने ध्यान देने का वादा किया और कहा कि अपने कज़न को समझा ले कि अब वो इम्तिहानों तक उसे डिस्टर्ब ना करे, बस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से देखकर दिल की लगी बुझाए और उसे भी तंग ना करे। और तूबा ने इस बात का बेड़ा उठा लिया। जवानी जब महबूब की संगत में मस्तानी हो जाए तो इर्द गिर्द खड़ी रुकावटें, पाबंदियां, अंदेशे और एहतियात सभी बेमायनी और मुहमिल सी चीज़ें बन जाती हैं। बस हर तरफ बाहर ही बाहर नजर आती है। वो अब तकरीबन बिल्कुल ही उनके साथ ना जाती थी, बल्कि अपनी तालीम पर खसूसी तवज्जो दे रही थी। अलबत्ता उनका हरदम तसव्वुर, ख्वाब और उनकी मोहब्बत का कैफ व सरूर उस पर छाया रहता। वह सर झटक झटक कर किताब पर बने ग्राफ्स पर तवज्जो देती, मगर हर कोशिश के बावजूद शाह ताबिश हर तस्वीर में मुस्कुराता नजर आता। हर हिंसा बढ़कर शाह ताबिश का चेहरा बन जाता। उफ़्फ़ो शाह, तुमने रियाजी की इतनी एक्सपर्ट ज़हीन स्टूडेंट को निकम्मा करके रख दिया है। और तुम कोमल, कितने शर्म की बात है अगर तुम फेल हो गई तो। ये इश्क, ये मोहब्बत तो लाजवाल चीज़ है। पूरी ज़िंदगी पड़ी है इस दश्त की स्याही में। पगली, वालिदैन की बेपाया उम्मीदें और ख़ासकर शाह ताबिश का मान कैसे टूट जाएगा। और फिर ये ख्याल उसमें बिजली भर गया। एक लगन, एक तड़प उसमें समा गई। वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम्स शुरू हुए और वो जी जान से पढ़ाई में जुट गई और नतीजा सामने था। तवक्का से भी बढ़कर पेपर्स हुए और उस रोज़ वो लंबी तान कर सोई के पूरे दिन का खाना गोल हो गया। रात को अम्मी जान ने निहायत मोहब्बत से उसे जगाया। कोमल बेटे उठो, कब तक सोओगी? खाना तैयार है, फ्रेश होकर खा लो। गुस्ल करके वो बाल समेटती हुई डाइनिंग रूम में दाखिल हुई। ज़काउर रहमान साहब ने शफकत भरी निगाहों से देखा और अम्मी जान के मुकाबिल कोमल हंसती हुई बैठ गई। थकान उतर गई मेरे चांद की? जी पापा। बेटा, तूबा हमीद का फ़ोन 4 मरतबा आ चुका है। मैंने तुम्हारी नींद के ख्याल से फ़ोन स्टडी रूम में रखवा दिया था। जी पापा ठीक, मैं तूबा को खाने के बाद फ़ोन कर लूँगी। वो पूरे दिन की भूखी थी और अब खूब डटकर खा रही थी। फिर तूबा हमीद के फ़ोन का भी ख्याल आया। वो अपने बेडरूम में स्टडी से फ़ोन लेती चली आई। उसने तूबा का नंबर डायल किया। हेलो तूबा, मैं कोमल बोल रही हूँ। इत्तफाकन उसी ने फ़ोन रिसीव किया। कोमल यार, हद हो गई, सुबह से कितनी मरतबा फ़ोन कर चुकी हूँ। आखिर नींद हो गई कि तमाशा? कभी अंकल ज़काउर रहमान और कभी तुम्हारी ममा कहती रहीं अभी सोई हुई है। उफ तौबा है यार, हमने क्या तुम्हारे साथ एग्ज़ाम्स नहीं दिए? अरे बस बस तूबा जी, बंदी अर्ज़ गुजार है कि ज़रा तहम्मुल से, सब्र से। इतने दिनों की नींद थी ना, इसीलिए। आज फ्रेश होने के लिए सुबह से बेडरूम लॉक किया हुआ था और मना किया हुआ था अम्मी पापा को कि आज चाहे कोई भी आ जाए मुझे नहीं जगाना। दरअसल इम्तिहानों में 2-2 बजे तक पढ़ती रही हूँ। और फिर तुम ही तो कहती थी ना कि शाह ताबिश से ज़हीन बंदे के साथ पढ़ी लिखी ही सजती है। मैं अपनी नालायकी का शोहरा नहीं चाहती थी। अच्छा जी, तो मेरी हमराही के लिए और अपनी जहानत का डंका बजवाने के लिए इतनी मेहनतें हो रही थी। फिर भी जानम, हमें तुम अजीज़ ही रहती अगर खुदा न ख्वास्ता फेल वेल हो जाती तो। शाह ताबिश की भरपूर शोख आवाज़ से वो ब्लश होकर रह गई।
आप कहाँ से आ गए जनाब, और वो तूबा कहाँ गई? उसने बेवकूफ़ बनाया है ना मुझे, पूछूंगी मैं उससे। अरे बस भाई बस कोमल जी, तूबा फर्स्ट कज़न है मेरी, और मैं आज शाम ही से यहाँ आया हुआ हूँ। तूबा के वालिद की तबीयत कुछ नासाज थी। फिर काफ़ी देर तक वो फ़ोन पर अपनी मोहब्बतों का तस्करा करते रहे, और वो तूबा की मशकूर थी कि जिसने उन्हें बातचीत का बज़रिए फ़ोन मौका फ़राहम किया था। यूनिवर्सिटी जाना बंद हो गया था क्योंकि उसने इंतहाई बेहतरीन नंबरों में अपने शोबे में टॉप किया था, और एक दिन वो तूबा की हमराही में साहिल समंदर पर उनसे मिलने गई थी। शाह ताबिश ने बहुत खूबसूरत गोल्ड का हार उसे गिफ्ट किया था और एक रिंग भी उसकी मखरूती उंगली में पहनाई थी। करीबी होटल से उन्हें खाना खिलवाकर उन्होंने उसे उसके घर पर ड्रॉप किया था, और फैसला किया गया था कि वो जल्द ही अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजेंगे। जब बहार का मौसम हो तो चारों तरफ यहाँ और वहाँ फूल ही फूल महका करते हैं, और वो भी तो विसाल का मौसम था। एक तरंग उमंग जज्बे उसके मन में हुमकते थे। वो काम कुछ भी कर रही होती, उसके लबों पर मुस्कुराहट रहती थी। वो कितनी बेतहाशा हसीन हो गई थी। अम्मी अक्सर चौंक कर अपनी बेटी के हसीन उठान देखा करती थीं, और पापा तो फरिश्ता थे, बस अपनी अकलौती चांद सी बेटी पर सुबह शाम निसार हुआ करते थे। मगर अम्मी जी की दूर अंदेश निगाहें बहुत कुछ समझ रही थीं। फिर धमाका हो ही गया। शाह ताबिश के हाथ से उसके वालिदैन बड़े क्रोफर शान और मोहब्बत से ताबिश का रिश्ता लाए। लड़का अच्छी पोस्ट पर था, ख़ानदानी अमीर लोग थे। सिर्फ 2 भाई थे, शाह ताबिश और शाह तबरेज़। शाह जमाल के चमन के शादाब गुलाब। बेटी कोई ना थी। शाह तबरेज़ की शादी तूबा हमीद की बड़ी आपी अस्मा हमीद से हो चुकी थी। तूबा और अस्मा भी साथ आई थीं। बड़े रख रखाव वाले और साहिब हैसियत लोग लगते थे। ज़काउर रहमान और बेगम ज़का ने बहुत बेहतरीन तवाज़ा की, मगर जब वो मुद्दा लबों पर लाए तो उन्होंने तहम्मुल से जवाब दिया कि उनकी बच्ची का बहुत बचपन में मामूजात से निकाह हो चुका है, और उनका दामाद डॉक्टर है। अनकरीब जर्मनी से आने वाला है और जल्द ही रुखसती कर दी जाएगी। तूबा के माथे पर तो पसीने के कतरे अर के निदामत बनकर उभरे। उन्होंने मजीद बताया कि कोमल को कसदन इस बात से बेखबर रखा गया था ताकि उसकी तालीम और तरबियत पर असर ना पड़े। जमाल साहब ने माजरत की और वो लोग टूटे टूटे कदमों से बाहर निकल गए। बहारें यूं भी बिन मौसम खजाओं में बदला करती हैं। टूट टूट कर ख्वाबों की किरचें रूह को जख्मी किया करती हैं। सपनों का रंग लबों का निखार बनने से कबल ही काला पड़ जाया करता है। गुलाब यूं भी मुरझा कर पत्ती पत्ती बिखरा करते हैं। कोमल पत्थर के बुत में ढल गई। वो किसी की मनकूहा है, उस वक्त से जबकि उसे शऊर भी ना था। एक अनजान शख्स उसका हकदार है, मालिक है, और वो किसी और ही मंजिल की तलाश में भटकती रही। उसने किसी और ही के कदमों की खाक अपने माथे का सिंदूर बना ली। क्या शाह ताबिश को भूल जाना आसान है? उसने अपने आप से कहा। मैं कोई बच्ची तो नहीं हूँ, एक जीती जागती जज्बों और एहसासात से पुर जज्बात रखने वाली लड़की हूँ। फिर इतना प्यार करने वाले ऐसे फैसले क्यों करते हैं कि जिनको कबूल करना बड़े होकर कतन नामुमकिन हो? कोमल ने दरीचे से लगकर पहरों सोचा। तूबा भी उससे मिलने आई और ये खबर उसी ने तो सुनाई थी, और उसके शाने से लगकर वो किस कदर फूट फूट कर रोई थी कि जितना मशहूर कुन उसे मोहब्बतों में विसाल के तसव्वुर ने किया था, इतना ही बेकैफ हिजरे मुसलसल की नवीद ने किया। तूबा मैं क्या करूं? उसकी खूबसूरत आंखों से अश्क टूट टूट कर दामन पर गिरते रहे। एक तरफ वालिदैन हैं, उनके जालिम फैसले हैं, और दूसरी जानिब मेरी रूह का चैन और करार है जिसके बिना मैं महज मिट्टी का बूत हूँ। तूबा भी सिसकती रही। शाह ताबिश बहुत परेशान है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम बोल्ड कदम उठा लो तो बचपन का ये निकाह ख़त्म हो सकता है। वो कभी भी तुम्हें ताना ना देंगे और दिल में छुपा कर रखेंगे। सोचो तुम कैसे एक अजनबी शख्स के संग जिंदा रहोगी। शाह ताबिश की जो मोहब्बत तुम्हारे रगो रेशे में दौड़ रही है, एहसासात में मचल रही है, वो तुम कैसे भूल पाओगी कोमल? ख़यानत करोगी अपने हमसफ़र के साथ। मेरी मानो कोमल, वालिदैन के सामने फ़ैसला रख दो और बल्कि अपना फ़ैसला भी सुना दो। तूबा ने उसकी हिम्मत बंधाई। कोमल ज़ख्मी नज़रों से उसे देख कर रह गई। अच्छा कुछ सोच लूँ, फिर अम्मी से बात करके देखती हूँ। भर्राई आवाज़ में उसने तूबा से कहा। कुछ भी तो बन नहीं पा रहा था, तकदीर ने वार ही ऐसा किया था। अगर बात बचपन की मंगनी की होती तो वो शायद पापा अम्मी को समझाती।
ان کے سامنے شاہ تابش کی محبت کا فیصلہ رکھ بھی دیتی، پر یہاں تو بات 22 سال قبل کے کیے نکاح کی تھی۔ وہ لاکھ بولڈنس کا مظاہرہ کرتی تھی تو ایک مشرقی لڑکی ہی نا، جس کی تقدیر کا فیصلہ سدا والدین کرتے آئے ہیں۔ احتجاج کرتی تو تب بھی طلاق کا بدنما داغ اس کی پیشانی پر لگ جاتا۔ اس کے بعد اس کی نیک دل والدہ، جو کہ پہلے ہی ہارٹ پرابلم کا شکار تھی، جی نہ پاتی۔ ادھر ذکاء الرحمن اس کے پاپا تھے، انتہائی شفیق والد، جنہوں نے کبھی پھول کی چھڑی سے بھی اسے نہ چھوا تھا۔ نرم و ملائم لہجے میں بات کرنے والے اور بے تحاشا چاہنے والے باپ کا وہ مان کیسے توڑ ڈالتی؟ نہیں، وہ اتنی بے حس نہ تھی۔ کومل نے اضطراری انداز میں سوچتے ہوئے کروٹ بدلی، اور یہ کروٹیں وہ کئی روز سے بدل رہی تھی۔ ماں پوچھ پوچھ کر ہار بیٹھی۔ پاپا کو اپنی بیٹی کی اجڑی صورت پر شبہ ہوا۔ کوئی خاص بات ضرور ہے، مگر ایک چپ سو وہ چپ تھی۔ دل کا قطرہ قطرہ خون بن کر پلکوں کی اوٹ سے بہہ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ طوبہ کو پھر شاہ تابش نے بھیجا۔ وہ کومل کا اجڑا بکھرا سراپا دیکھ کر دہل گئی۔ کومل، تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ کتنے بے رحم ہے تمہارے والدین۔ خاموش ہو جاؤ طوبہ، خدا کے لیے چپ رہو۔ پاپا امی کو کچھ دوش مت دو، قصور تو میرا بھی نہیں طوبہ۔ اگر مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی ان راہوں کی راہی نہ بنتی، ان محبتوں کو نہ سوچتی جو میرا مقدر نہ تھی۔ میں نے تو بڑھتے ہوئے کچھ بھی نہ سوچا کہ مجھے علم ہی نہ تھا۔ میں نے تو چاہتوں کا جام امرت جان کر لبوں سے لگا لیا، اور چند ہی ماہ میں اس مقام پر جا کھڑی ہوئی کہ پلٹنے کا راستہ ہی بند کر ڈالا۔ مگر طوبہ، مجھے یہ زہر کا پیالہ پینا ہوگا، ورنہ عورت کی عظمت بدنام ہو کر رہ جائے گی۔ میں کیسے اپنے باپ کی نیک نامی کو اپنے ہی ہاتھوں تنکا تنکا کر کے بکھیر دوں؟ باپ بھی ایسا جس نے سدا محبتوں شفقتوں کا سائبان مجھ پر تانے رکھا۔ پلیز شاہ تابش کو سمجھاؤ کہ وہ مجھے بھول جائیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے، ورنہ شاید بہت کچھ ختم ہو جائے۔ تم اسے سمجھا دینا، میں بہت مجبور ہوں طوبہ۔ طوبہ اسے سمجھانے کا عزم لے کر آئی تھی، مگر اسے لوٹ جانا پڑا۔ زینت بیگم بڑے زور و شور سے کومل کا جہیز بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی بستروں کو دھوپ لگائی جاتی تو کبھی الیکٹرانک کا سامان خریدا جا رہا ہوتا۔ کئی سیٹ سونے کے اور ایک ڈائمنڈ کا سیٹ بن کر آ چکے تھے۔ بہترین ڈنر سیٹ، نت نئے ملبوسات بن رہے تھے۔ ڈاکٹر جہانگیر علی کے آنے میں فقط 3 ماہ باقی تھے۔ مومانی اور ماموں افتخار کئی چکر لگا جا چکے تھے۔ پہلے تو کومل کو کبھی پتہ ہی نہ چلا تھا کہ مومانی کا پیار اس کے ساتھ خصوصی ہے، یا ماموں کیوں ہر دفعہ عید یا کسی اور موقع پر خصوصاً کومل ہی کے لیے پیارے پیارے ملبوسات اور دوسری چیزیں لاتے ہیں۔ پر اب اسے پتہ چل گیا تھا تو وہ قدرے کترانے لگی، اور اس کی کتراہٹ کو وہ لوگ اس کی شرم اور حیا سے موسوم کر رہے تھے، جبکہ ابھی وہ صبر کی منزل پر نہ پہنچی تھی۔ دل کی دنیا پہلے پہل تباہ ہوئی تھی۔ قرار اور صبر آتے آتے ہی آتا ہے نا، اور اس وقت تو رہا سہا قرار بھی چھن گیا جب طوبہ نے ایک ملاقات پر بتایا کہ شاہ تابش کومل کی بے وفائی کا داغ دل پر لیے امریکہ چلے گئے ہیں۔ ان میں اتنا تحمل نہ تھا کہ وہ کومل کو کسی اور کا ہوتے دیکھتے۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ڈاکٹر جہانگیر آ گئے تھے، مگر ان کے سنگ ان کی جرمن بیگم بھی تھیں، جنہیں وہ مسلمان کر چکے تھے، اور 2 بچے بھی تھے۔ امی تو بیمار ہو کر بستر پر گر پڑی، جبکہ پاپا بھی بے حد پریشان اور ڈپریشن کا شکار تھے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ڈاکٹر جہانگیر ایسا کچھ کر گزریں گے۔ ماموں مومانی سخت نادم تھے۔ جہانگیر علی نے اسے جرمن بیوی کے حکم کے مطابق جلد ہی طلاق کے کاغذات تیار کروا کے بھیج دیے۔ ان کے خیال میں یہ ظلم ان پر ان کے بزرگوں نے کیا تھا۔ وہ تو خود بچے تھے اور ان کو بھی نکاح کا علم نہ تھا، ورنہ وہ اپنی جرمن بیوی جس کا نام وہ شہلا رکھ چکے تھے اس سے شادی نہ رچاتے، مگر اس ظلم کی تلافی ناممکن تھی۔ کومل تقدیر کے اس فیصلے پر دم بخود تھی۔ یہ وہی فیصلہ تھا جس سے بہت پہلے وہ والدین کو بچانا چاہتی تھی، اور اسی نتیجے میں آج وہ اپنی محبتوں کو اپنے ہاتھ گور تلک پہنچا کر تہی دست تھی۔ دامن زیست کو بھی گھسیٹ رہی تھی، مگر یہی فیصلہ ایک حکمران فطرت مرد نے کتنی بے دردی سے اس معصوم فطرت لڑکی کے نصیب میں رقم کر ڈالا تھا۔ وہ جس کا حسن بے داغ تھا، وہ جس کی ذہانت فطانت کے چرچے تھے، شہرا تھا، اسی بے داغ زندگی پر سیاہ سا دھبا طلاق کی شکل میں لگا دیا گیا تھا۔ قیامت تو جب آئی، اس فیصلے کے تیسرے روز رات کے آخری پہر زینت بیگم ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئیں۔ ہسپتال لے جانے سے قبل ہی وہ باحوصلہ خاتون شوہر اور اپنی بیٹی کا ساتھ چھوڑ کر خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ نقصان ہو جاتے ہیں
تلافی کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ ذکا الرحمن صاحب نے بمشکل خود کو سنبھال کر اپنی فرشتہ صفت بچی کو چھاتی سے لگا لیا کہ وہ اب دونوں ہی ایک دوسرے کے درد کا درما تھے۔ وہی زندگی جس میں رنگ و نگہت کے سائے تھے، نور کی بارشیں تھیں، مسرتوں کے انبار تھے، اب غموں، دکھوں، کرب انگیز آہوں کا مسکن بن کر رہ گئی تھی۔ ذکا الرحمن صاحب ہر دم گمسم اور کومل بھی عجیب سے حلیے میں نظر آتی تھی۔ طلاق سے زیادہ اسے اپنی امی کی وفات کا غم تھا، جس طلاق نے اسے ماں جیسی ہستی سے محروم کر دیا تھا۔ اب کون تھا جو اسے سینے سے لگاتا، اس کے الجھے بالوں کو سنوارنے کا کہتا، میلے لباس کو بدلنے کا کہتا اور اس کی حالت زار پر توجہ کرتا؟ مگر نہیں، ابھی اس نے ماں کی ممتا کھوئی تھی، باپ کا گھنیرا سایہ اس پر قائم و دائم تھا۔ اس بے وفا اور دھوکے باز لڑکی نے تمہاری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ دیکھا تم نے شاہ تابش، اپنے سچے جنونی پاکیزہ جذبے کا انجام؟ تم تو اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ میت بچھڑا، وطن چھوڑا، والدین، بھائی، بھابھی سب چھوٹ گئے۔ وہ اس ایک صورت کو بھلانے کی خاطر کہاں کہاں نہ پھرتے رہے، اور جب پورے 3 سال بعد اسے کچھ بھلانے میں کامیاب ہوئے تھے اور ہارورڈ یونیورسٹی میں ملازمت اختیار کر لی تھی، تو طوبہ حمید کا خط دفنیا کھول گیا تھا۔ تمام یادیں یہاں سے وہاں تک بکھر گئی تھیں۔ جس مورتی کو وہ اپنے تئیں کچھ بھلا دینے پر قادر ہو گئے تھے، وہ پہلے سے بھی روشن ہو کر دریچہ دل سے جھانکنے لگی۔ یہی تو وہ صورت تھی جس نے ان کو مغربی لڑکیوں کی خود سپردگیوں کے باوجود صاف اور شفاف رکھا تھا، احساسات میں پہلی سی تازگی اور طہارت رکھی تھی، ہر بہکا قدم ایک ہی آواز سے اپنے مقام پر جامد کیے رکھا تھا۔ وہ چاہتے تو ہر شے مل جاتی، مگر شاید دل ابھی اتنا ہلکا اور سستا نہ ہوا تھا۔ اس کی قیمت بڑی انمول تھی، اور وہ خود بخود آغوش میں آنے والے پھولوں کو گلے نہیں لگاتا تھا۔ اسے تو ایک کانچ کا پیکر منفرد سا سراپا عرصہ ہوا اپنا اسیر بنا چکا تھا، اور عمر بھر کے قیدی کب رہا ہوتے ہیں۔ سو ہر رنگینی سے دامن بچائے شاہ تابش اپنے ہجر میں سلامت اپنے پرانے مقام پر براجمان تھے۔ شاید کوئی حادثہ ہو، کچھ ایسا ہو جائے کہ کومل انہیں پکار لے، مگر آنکھ کھلتی تو وہی مناظر ہوتے، وہی مقام ہوتا، وہ تھک کر آنکھیں موند لیتے۔ طوبہ حمید ان کی چچا زاد، ان کی الفت کی رازداں، اس کی شادی کو بھی 2 برس بیت چکے تھے، اور وہ اپنے میاں آصف علی خان کے ساتھ جدہ میں تھی، اور آج کل وہ پاکستان میں میکے گئی ہوئی تھی۔ اس کی چھوٹی بہن ثنا حمید کی شادی تھی، اور ثنا کی شادی کا کارڈ بھی اس نے بھیجا تھا اور پرزور تاکید کی تھی۔ جن راہوں کو وہ بھول جانا چاہتا تھا، وہی راہیں پلٹ پلٹ کر اس کو پکارتی تھیں، اور اسی روز ماما کا فون بھی آ گیا۔ شاہ تابش ممتا کے سامنے ہارنے لگے، وہ رو رہی تھیں بے تحاشا۔ تابی بیٹا لوٹ آؤ نا میرے چاند، ورنہ تم اپنی ماں کو کھو دو گے۔ میرا دل تمہاری جدائی میں نہایت کمزور ہو چکا ہے بچے۔ پاپا تمہارے شوگر کے مریض ہیں، پلیز شاہو مان جاؤ بچے۔ اگر تم شادی کے لیے نہیں مانتے تو یقین کرو یہاں تمہیں کوئی مجبور نہیں کرے گا، بس ایک بار پلٹ آؤ میرے بچے۔ اچھا ماما، میں آ رہا ہوں، فی الحال 3 ماہ کی رخصت، پھر حالات دیکھ کر میں فیصلہ کروں گا۔ شاہ تابش اس کمزور لمحے میں ہار گئے، اور 3 ماہ کی رخصت لے کر 1 روز بعد وہ اپنے وطن، اپنے لوگوں کے بیچ تھا۔ طوبہ حمید بے تحاشا خوش تھی، ماما پاپا، بھائی بھابھی، بلکہ پورا خاندان ہی خوش تھا۔ مطمئن نہ تھا تو صرف وہ خود۔ دنیا بھر کے لوگوں کے میلے میں صرف اس کا من تھا جو نہ صرف بے چین تھا بلکہ ایک اسی ہی کی صورت کا متلاشی بھی، جو کہ چند برس قبل اس سے بچھڑ گیا تھا۔ ثنا حمید کی شادی خوب دھوم دھڑکے سے ہو رہی تھی، برابری کا صاحب حیثیت گھرانہ تھا۔ ثنا نے BA کے بعد آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، جبھی اس کے والد نے شہباز خان کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ لڑکا بزنس مین تھا اور دولت کی بھی کوئی کمی نہ تھی، مختصر سا گھرانہ تھا، پڑھی لکھی فیملی تھی، لہٰذا تمام معاملات طے ہو جانے کے بعد گاجے باجے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ طوبہ بہن کا جہیز بنانے میں والدہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ بھائی کوئی تھا نہیں، بھائی کی کمی شاہ تابش اور شاہ تبریز پوری کر رہے تھے۔ طوبہ کی شادی پر شاہ تابش نہ تھے، جبکہ ثنا بہت خوش تھی کہ اس کی شادی پر دونوں تایازاد بھائی شریک ہیں۔ مایوں کی رسم ہو چکی تھی اور آج شام کو مہندی کی رسم تھی، جبکہ کل بارات آنے والی تھی۔
लॉन में रस्म मेहंदी होना थी। दरख्तों पर जगमग जगमग करते बल्ब लगे थे जिनकी रंगीन रोशनी महफिल पर बड़ा अच्छा तासुर डाल रही थी। स्टेज के सामने सैकड़ों कुर्सियों को स्टाइल के साथ रखा गया था। शाह ताबिश का दोस्त नदीम मूवी कैमरे सेट करके रख रहा था। 11 बजे मेहंदी आनी थी और अंदर मेहमान लड़कियां बालियां अपनी तैयारियों में मगन थीं। तूबा को कोमल के साथ होने वाले अलमिए का इल्म हो चुका था और वो उसे भी पुरजोर तरीके से इनवाइट करके आई थी और अंकल ज़काउर रहमान ने वादा किया था कि वो उसे ज़रूर भेजेंगे। शाह ताबिश के आने की खबर तूबा ने दानिस्ता ना दी थी, वरना शायद वो ना आती। सफ़ेद कीमती कमीज़ और सुर्ख पिशवास में वो बेइंतहा ग्रेसफुल और हसीन लग रही थी। मुकामी कॉलेज में वो अरसे से लेक्चररशिप इख्तियार कर चुकी थी। जिंदा रहने के ढंग सीखते सीखते खुद को भी खो बैठी थी। कभी किसी फंक्शन में शरीक ना हुई थी, ना ही कॉलेज में होने वाली तकरीबात में जाती थी। ये तो तूबा की बरसों पुरानी दोस्ती थी और कुछ पापा का हुक्म भी। सो वो तैयार होकर चली आई। बिना मेकअप के भी वो बेहद प्यारी थी। तूबा उसे देखकर बेइंतहा खुश हुई। सना भी कोमल के गले लग गई। उसने अपना लाया हुआ गिफ्ट तूबा के हवाले किया और सना के पास बैठ गई। मेहंदी की रस्म का आगाज हुआ तो वो दानिस्ता पिछली रो में पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। अरसा हुआ रोशनियों की महफिलें उसको खाने लगी थीं। वो अपनी उदासियों के सबब अपने मेज़बानों को तकलीफ न देना चाहती थी। मूवी कैमरे स्टेज के करीब से मनाज़िर रक्स बंद कर रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके साथ वाली कुर्सी पर कोई यहाँ बैठा है। उसने ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर देखा और यकलख्त स्प्रिंग के माने उछल कर खड़ी हो गई। शाह ताबिश दूसरी कुर्सी पर बैठे थे, मगर उससे कतन बेनियाज अपने ही ख्यालों में डूबे हुए। वो तेज़ी से कुर्सियों में से जगह बनाती बाहर चली गई और इस तेज़ी पर शाह ताबिश की खफीफ सी निगाह एक लम्हे के लिए अजनबी लड़की पर उठी थी। मोटी चोटी जो कि हेयर कैच में मुकीद थी, सुर्ख सफ़ेद लिबास में जाती लड़की को वो पल में पहचान गए। ओह, तो ये तुम थी कोमल ज़काउर रहमान। उनका जी चाहा वो उसके पीछे जाएं और उसकी बेवफाइयों पर, अयारियों पर उसे कम से कम आईना तो दिखाएं। और यही सोचकर वो उठे थे और कदरे घने झुंड में सारी बज़्म से दूर फूलों के बीच कोमल बैठी थी। वो हैरान से खड़े उसे देख रहे थे, जिसकी आंखों के बलोरी जाम छलक रहे थे और मोतियों के कतरे यके बाद दीगरे सभी गालों पर लड़कते हुए कितने दिलफरेब लग रहे थे। वो ज़रा भी तो ना बदली थी, वैसी की वैसी थी। और शायद उन्हें यूं करीब बैठा देखकर दफने मोहब्बत उसे उसकी बेवफाइयों पर उला रही थी। वो नफरत जो वो समझते थे कि बस कोमल को देखेंगे और निगाहों की तपिश से भस्म कर डालेंगे, कहीं जा दफन हुई। ये लड़की, उन्होंने सोचा, लाख बेवफा से ही वो उससे नफरत करने पर कादिर ना थे कि जिनको रूह की गहराइयों से चाहा जाए उनको इंसान भूल नहीं सकता और ना ही चाहते हुए नफरत कर सकता है, चाहे उन्होंने कितना ही नाकाबिले तलाफी नुकसान किया हो। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर अपना हाथ रखा। एक आसमान कोमल के सर पर आ ठहरा। अब भी इतनी ही पागल हो तुम? क्यों इन कीमती मोतियों को रोलती हो मिट्टी में? मैं इनको पहुंचने का हक रखता तो बहने ना देता, मगर अफसोस ऐसा हक नहीं रखता। कोमल ने तड़प कर ऊपर देखा। शाह ताबिश हसरत भरी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे और कह रहे थे, बहुत सख्त जान हूँ, इस कदर गमो अलम और कर्ब के पहाड़ उठाए हुए भी जिंदा हूँ और तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि खुश तुम भी नहीं हो कोमल। अफसोस कि हर फैसला तुम्हारा अपना था, फिर भी बुज़दिलों की तरह आंसू बहा रही हो। खैर ये बताओ कि हमारा रकीब कैसा है? चाहता तो होगा तुम्हें बहुत कि तुम सी अनमोल हस्ती को उस खुशबख्त ने पाया है। बस करें शाह ताबिश, बस करें। मेरे जख्मों को यूं तेज छुरी जैसी बातों से ना कुरे दें। क्या बताऊं कि क्या बीती है मुझ पर। उधर मेहंदी की रस्म अरूज पर थी और यहाँ गुलाबों के कुंज में रोती आंखों वाली कोमल अपना एक एक जख्म शाह ताबिश को दिखा रही थी। और शाह ताबिश, वो तो जानो पत्थर का नीरा बुत बनकर रह गया था। कोमल के दुख उसके मन में उतर रहे थे। वो अकेली ही इतने कर्बों से गुजरती रही, वो उसे समझा ही ना था। वो बेकसूर नजर आई, मगर उस वक्त कोमल हैरान ही रह गई जब शाह ताबिश लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। ना जाने उसके मन में क्या था, कोमल ना जान सकी। अलबत्ता वो भी जल्द ही अपनी हालत संभाल कर घर लौट आई। तो लगता है तुम्हें एतबार नहीं आया शाह ताबिश, तुम्हारी नज़र में मैं मोतबर नहीं ठहरी। फिर जहाँ इतना वक्त गुजर गया और भी बीत जाएगा। वो रात अलबत्ता कोमल पर बड़ी कड़ी थी। तमाम रात दिल के दाग आंच देते रहे।
सुबह वो शदीद बुखार में मुब्तला थी। पापा ने आकर देखा तो यूं लगा जैसे दहकते तंदूर में हाथ डाल दिया हो। वो जल्दी से टेलीफोन की जानिब लपके और 15 मिनट बाद डॉक्टर एजाज हसन कोमल को देख रहे थे। हफ्ता भर के बाद वो संभली थी। तूबा उसे लेने आई थी और उसे तकरीबन बेहोश बेखुदी में जलता देखकर पलट गई थी। उसे इल्म ही ना हो सका कि कितना खुशगवार इनकलाब आ चुका है। उसकी बीमारी के बीच ही शाह ताबिश की वालिदा और वालिद एक बार फिर झोली फैलाए आए थे और अब के वो नामुराद ना गए थे। ज़का उर रहमान साहब ने अपने आंगन का रोशन दिया उनको बख्श दिया था और शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी थी। उसे होश आता गया, वो तंदुरुस्त होती गई। बाप की दिन रात की तिमारदारी ने उसे जल्द ही फहम की दुनिया में ला खड़ा किया। वो ठीक हो गई, मगर चंद रोज़ बाद ही ज़का उर रहमान साहब की बात सुनकर जैसे दिल थाम कर रह गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी मंगनी कर दी है, नहायत खूबरू, शरीफ और तालीम याफ्ता नौजवान से। उसे अपने बाप के इंतखाब का यकीन और एतबार होना चाहिए कि वो कभी भी उसके लिए गलत फैसला नहीं करेंगे। और यहीं पर वो मात खा जाती थी कि वालिदैन के मान बेटियां ही तो रखा करती हैं, और बेटियां भी कैसी, कोमल जैसी। खुशियों की बारात ज़का उर रहमान साहब के दरे बाम पर भी आ ठहरी। मामू मियाँ की फैमिली से भी मरासम इस्तवार हो गए थे। उन लोगों ने कोमल की हर रस्म पर दिलो जान से शिरकत की और काम भी संभाला। बड़ी बेहद शानदार थी और दूल्हा लाखों में एक। तूबा, सना और उसकी सारी फैमिली ने शिरकत की। हर रस्म से गुजरता मुबारक लम्हा आ ठहरा। माहिर ब्यूटिशियन ने कोमल के नाजुक सरापे को कयामत का रूप दे डाला। कैसे बदनसीब निकले तुम शाह ताबिश कि तुमने अपनी ही चाहत पर एतबार न किया। फिर निकाह होते ही उसने सोचा कि कोमल ज़का, आज से शाह ताबिश का हर ख्याल तुम्हारे लिए नामहरम ठहरा। अब तुम सदा ज़मीर की लाठी थामे हुए अजनबी हमसफ़र के संग ज़िंदगी बिताए जाना कि 70 से भी ज़ायद फ़ीसद मशरकी लड़कियों की ज़िंदगियों का यही अलमिया है कि चाहत किसी की और सेज किसी की। लेकिन ये भी तो बहादुरी है ना कि उल्फतों मोहब्बतों के राज किसी को बताए बिना दिल की गहराइयों में छुपा कर जीना, किसी को सिसकी से भी खबर ना करना कि इन नातवा नाजुक वजूद के अंदर कैसे कैसे अरमान फूल बनने से कबल ही नोच लिए गए, पत्ती पत्ती करके बिखेर दिए गए, और नाजुक लबों पर सदा ही हंसी की झनकार सजाकर दूसरों को यकीन दिलाना कि हमसा खुशबख्त भला कौन होगा इस जहां में। फिर एक तल्ख सी मुस्कान कोमल के लबों पर बिखर कर डूब गई। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे तो पता ही ना चला कि रुखसती का नाजुक लम्हा आ पहुंचा। कार में बिठाने से कबल पापा ने उसे अपने कुशादा सीने में लम्हा भर के लिए समोया तो कोमल जाग उठी, बिखर बिखर गई, टूट टूट कर रोई। और अगर शाह ताबिश की वालिदा आगे बढ़कर उसे ना संभालती तो वो होशो खुर्द से बेगाना हो जाती। उन्होंने ही सभाओं से बात की और दुल्हन को अपने संग कार की पिछली सीट पर बिठा लिया। दूल्हा आगे बैठा था। ढेरों जहेज और लाखों में एक खूबसूरत लड़की को लेकर बारात विदा हो गई। ज़का उर रहमान साहब नम नम आंखों समेत एक दरवाजे से लगे खड़े थे। शरीयत के अहकाम पर अमल करके मेके के दरोबाम कैसे बेटियों की मासूम झनकारों से महरूम हो जाते हैं, ये उन्होंने पहली मर्तबा जाना था। मामू मियाँ ने उन्हें संभाला और यूं जिंदगी का एक बाब तमाम हुआ। नहायत खूबसूरती से सजा कमरा मकीनों के ज़ौक़ की निशानदेही कर रहा था। ऑफ वाइट कलर के पेंट से सजे कीमती और खूबसूरत अशिया से डेकोरेट किए हुए हुजले अरूसी की शान ही अलग थी। पर्दे, सोफ़ों के कवर्स, अलगर्ज, हर शय ऑफ वाइट और सुर्ख कलर के कंट्रास्ट से दहक रही थी। और शोला जवाला बनी कोमल, जिसके पोर पोर ससुराल में एक बार फिर सजाई गई, किसी के अरमानों की मुकम्मल तफसीर बनी हुई थी। मुनाफकत का ये रोल उसे अब उम्र भर निभाना था। अचानक हल्की सी मर्दाना चाप उभरी और कोमल का झुका सर मजीद झुक गया। आदाबो तस्लीमात। करीबी एक भरपूर शोख आवाज़ उभरी। बेसाख्ता कोमल का सर ऊपर उठा और उसकी मशहूर आंखें शाह ताबिश पर जम गई, जो इंतहाई दिलकश लग रहे थे। वो तो पलके झपकाना भूल गई। क्या ये ख्वाब तो नहीं? दिलकश लरसते लबों से नन्ही सी सरगोशी उभरी। कौन कहता है? वो चाहतों से लबरेज चेहरे के संग उसके पास बैठ गए और हाथों के प्याले में वो हसीन चेहरा थाम लिया, जैसे कायनात की गर्दिश ही थम गई। दो प्यासी निगाहें चेहरे का रोम रोम चूम रही थीं। फिर होश कोमल को ही आ गया। उसकी निगाहें बारे हया से झुक गई। किस तरह नवाजा था उसके रब ने उसे। वो जितना भी शुक्र अदा करती कम था। आंखों में मुसरतों के दिए जल उठे थे।
اور संग संग हंसते हुए आंसू भी। और आज तो हकदार ने भी पल ना लगाया था उन कीमती आंसुओं को बेताबी से चुनते हुए। कड़वा वक्त गुजर चुका था और सच्चे जज्बों ने इस जहां में ही रब्बे करीम की नवाजिशों से जामो सला पी लिया था। जो दिया दोनों ने अंधेरों में जलाया था वो रोशन रहकर तमाम राहें उजाल गया था। वो एक दूजे को अपने हिजर की दास्तां सुनाते रहे और रात गए हुजले अरूसी में दोनों खुदा के बहाजूर शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे थे कि जिसने बिन मौसम बहार कर डाली थी। एतबारो वफा का मौसम हमेशा के लिए अब उनके आंगन में ठहर गया था।